एक समय की बात है कि एक गांव में एक जगमोहन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिनके दो पुत्र थे। और वह बूढ़ा आदमी अपने दोनों पुत्रों से बहुत प्यार करता था। अब धीरे धीरे जगमोहन बहुत ही बूढ़ा होता जा रहा था कि तभी एक समय अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तो चारपाई पर लेटे लेटे अपने बेटों को पुकारता है, बेटा रमेश, ओ बेटा रमेश, बेटा रमेश, ओ रमेश, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे कहाँ चले गए दोनों के दोनों बेटे? सुरेश, बेटा सुरेश। तभी बाहर खड़ी लक्ष्मी जगमोहन की बात सुनकर कहने लगती है, अरे ये बुढ़ऊ भी पता नहीं ऐसे ही पूरे दिन परेशान करता रहता है। पता नहीं कब मरेगा ये। लगता है इस बुड्ढे को तो मौत भी नहीं आएगी। सुरेश, ओ बेटा सुरेश। पिंकी, ओ बहू पिंकी। फिर लक्ष्मी जगमोहन के पास जाती है। बहू लक्ष्मी, सुरेश और रमेश कहाँ है? उन्हें बुला दो, मैं कुछ बताना चाहता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है मैं और ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। कि तभी लक्ष्मी सोचती है, अच्छा, इस बुड्ढे का तो जाने का समय हो गया है। शायद जरूर कुछ धन दौलत के बारे में बताना चाहता होगा। जी मैं अभी बुलाती हूँ। अजी रमेश जी, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। लगता है कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जिसके बाद दोनों जगमोहन के पास पहुंच जाते हैं। हाँ पिताजी, बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा रमेश, तू आ गया। और सुरेश कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। पिताजी, सुरेश घर पर नहीं है, वो तो बाजार गया है। आप जो भी बताना चाहते हैं वो मुझे ही बता दीजिए ना। सुरेश बाजार गया है तो छोटी बहू पिंकी को ही बुला दीजिए। मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है तुम दोनों को। पिंकी? हाँ, वो भी पिंकी भी तो साथ में बाजार गई है। आप जो भी बताना चाहते हैं वो हमें ही बता दीजिए, हम उन्हें भी बता देंगे। क्या पिंकी भी बाजार गई है? मुझे बहुत बहुत जरूरी बात बतानी थी तुम दोनों बेटों को। पिताजी, आप क्या बताना चाहते हैं? आप मुझे बता दीजिए ना, मैं सोहन को भी बता दूंगा। बेटा, मैं उस धन के बारे में बताना चाहता था जो मैंने जिंदगी भर इकट्ठा करके उसे कहीं छुपा दिया था। यह बात मैं तुम दोनों बेटों को बताना चाहता हूं, क्योंकि अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। हाँ पिताजी, कहाँ छुपा दिए थे, बताओ ना हमें। बेटा रमेश, तुम बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई को भी बराबर हिस्सा देना। वे बहुत ही सीधा है, उनका भी ख्याल रखना। हाँ पिताजी, मैं उनका भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब तो बताएं, वह धन आपने कहाँ छुपाया है? बेटा, मैंने वह धन घर के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया था और मुझे कभी भी उस धन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कभी भी मैंने उसे नहीं निकाला था। अब तुम दोनों मिलकर आधा धन कर लेना। ऐसा बोलकर जगमोहन अपने प्राण त्याग देता है। जिसके बाद पिंकी अपने पति रमेश से बोलने लगती है,
सुनो जी, पिताजी जो भी धन के बारे में खबर दिए है ना, उसके बारे में तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी खबर ना लग जाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सारा का सारा धन हमें ही मिले। फिर दोनों भाई मिलकर अपने पिता का दाह संस्कार कर देते हैं। फिर रमेश रात को सरपंच को कॉल करता है। हेलो मुखिया जी, मैं जगमोहन का बेटा रमेश बोल रहा हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है और मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, मुझसे क्या काम है? यह सब तो मुखिया जी मैं आपसे मिलकर ही बताऊंगा। अब तो बहुत ज्यादा रात हो गई है। अच्छा एक काम करो, कल सुबह घर पर ही आ जाना। ठीक है मुखिया जी, हम सुबह मिलते हैं। जिसके बाद रमेश और उनकी पत्नी दोनों रात भर उस धन के बारे में सोचते रहते हैं। और इधर सुरेश की पत्नी सुरेश से कहती है, अजी धीरे धीरे कितने दिन हो गए, आप सही से खाना तक नहीं खा रहे हो। ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ेगी। क्या करूं मैं? तुम तो जानती हो ना पिंकी कि पिताजी हम लोगों से कितना प्यार करते थे। पर दुख मुझे इस बात का है कि पिताजी बाजार से लौटने तक का इंतजार नहीं किया। हाँ, पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? जो होना होता है वही होता है। और वैसे भी पिताजी को तो अब जाना ही था। ऐसा बोलकर उदास मन करके दोनों सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है कि तभी रमेश सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे रमेश, क्या बात है, जो तुम मेरे घर इतने सुबह सुबह आ गए? कोई जरूरी बात है क्या? देखिए सरपंच जी, मेरे पास बहुत सारा धन है जो अभी ज़मीन में गड़ा है। मैं उसे निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। उसके बदले जितना धन मांगोगी उतना धन मिलेगा आपको। मतलब क्या कहना चाहते हो रमेश? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। जिसके बाद रमेश सरपंच को सारी बात समझाता है। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा तो कर दूंगा, पर मुझे कितना धन दोगे? अरे अरे, पहले ये काम तो करो, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन दूंगा मैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा और भी काम है। जिसके बाद रमेश अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अब देखना लक्ष्मी, कल मैं कैसे इन दोनों मियाँ बीवी को घर से बाहर निकालता हूँ। अजी ऐसा क्या करने वाले हो? मुझे भी तो बता दिया करो। मुझे तो तुम कुछ भी नहीं बताते हो। अरे रुको तो सही, सब पता चल जाएगा तुम्हें भी। जिसके बाद जैसे ही अगला दिन होता है तो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर सरपंच फैसला करके सुरेश को गांव से बाहर निकाल देता है। नहीं सरपंच जी, ये तो बिल्कुल गलत फैसला है। पिताजी ऐसे कैसे पूरी जमीन सुरेश भैया को देकर चले जाएंगे? आखिर मैं भी तो उनका छोटा बेटा हूं ना। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। पिताजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुरेश जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिताजी ऐसा क्यों किए हैं, पर जब तुम्हारे पिता ही सिग्नेचर करके गए हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद बेचारे दोनों मियाँ बीबी उस घर से निकल जाते हैं और गांव के बाहर पुराना एक घर था, उसमें जाकर रहने लगते हैं। अरे वाह रमेश जी, मान गए तुम्हारे दिमाग को। चलो अब अच्छा रहा, अब सारा का सारा धन हमारा ही होगा। हाँ लक्ष्मी, ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है ना। आज रात को घर की खुदाई करके सारा धन निकाल लेंगे। अच्छा है बेचारे सुरेश को कुछ भी पता नहीं होगा कि हमने उनके साथ क्या खेल खेला है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करके जाएंगे। वो तो हमसे बहुत प्यार करते थे ना। यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर पिताजी हमारे साथ इतना गलत क्यों करके जाएंगे। खैर, जैसी पिता की मर्जी, हम क्या ही कर सकते हैं। मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है।
मुझे इसमें तुम्हारे भैया की चाल लग रही है, पर जो भी हो, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने दे सकते। और फिर जैसे ही रात होती है कि रमेश अपने पूरे घर को खुदवा डालता है, पर उनको वह धन कहीं भी नहीं मिलता है। और फिर सुरेश को इधर रात में उस धन के बारे में सपना आता है, और फिर जाकर देखता है तो उन्हें वह धन मिल जाता है, जिससे सुरेश बहुत खुश होता है। और फिर सुरेश की जिंदगी बदल जाती है और इधर रमेश बहुत ही गरीब हो जाता है।